नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे अनिश्चितता और जोखिम की स्थिति में उपभोक्ता व्यवहार पर। इसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि जब उपभोक्ता के सामने अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी एंड जोखिम यानी रिस्क की स्थिति उत्पन्न होती है तो किस प्रकार से उपभोक्ता एक रैशनल व्यवहार कर पाता है। उससे संबंधित हमने पिछले वीडियो में बर्नौली परिकल्पना पर विस्तार से चर्चा की थी। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे न्यूमैन मॉर्गेस्टन मेथड पर। हम देखेंगे कि न्यूमैन मॉर्गेस्टन ने किस प्रकार से अनिश्चितता और जोखिम की स्थिति में उपभोक्ता व्यवहार करता है, उससे संबंधित मेथड्स की किस प्रकार से उसने चर्चा की है, उस पर विस्तार से हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के इस मेथड पर, न्यूमैन मॉर्गेस्टन मेथड विधि पर। न्यूमैन मॉर्गेस्टन ने बर्नौली के विचार का उपयोग करते हुए कहा कि जोखिमपूर्ण और अनिश्चितता की स्थिति में एक विवेकशील उपभोक्ता, एक रैशनल कंज्यूमर है, वो अपेक्षित धन मूल्य एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू के बजाय अपेक्षित उपयोगिता एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज के आधार पर निर्णय लेता है। अर्थात हम देखते हैं कि उपभोक्ता किसी प्रकार का अगर गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, उस जुए से प्राप्त होने वाली आय जो संभावित है, अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है, उसके आधार पर निर्णय न लेकर अपेक्षित उपयोगिता एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज है उसके आधार पर निर्णय लेता है। इसके अंतर्गत आगे हम देखेंगे किस प्रकार से एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज का निर्धारण किया जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है और उससे किस प्रकार से उपभोक्ता निर्णय लेता है, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें ये ध्यान देना है कि न्यूमैन मॉर्गेस्टन ने अपेक्षित उपयोगिता एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज के आधार पर ये बताया है कि उपभोक्ता इस अनिश्चितता और जोखिम की स्थिति में निर्णय लेगा और किस प्रकार से लेगा उसके आगे हम चर्चा करेंगे। न्यूमैन मॉर्गेस्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर में बताया है कि जीते गए पुरस्कारों की अपेक्षित उपयोगिता एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मापने का एक तरीका दिया है। क्योंकि अभी हमने देखा कि उपभोक्ता किसके आधार पर निर्णय लेता है, अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के आधार पर निर्णय लेता है और इसका निकालने का एक तरीका दिया। इस तरह के उपयोगिता सूचकांक को, यानी जो उपयोगिता है उसका निर्धारण करके जो सूचकांक है, यूटिलिटी इंडेक्स है, के आधार पर एक व्यक्ति जोखिमपूर्ण स्थिति में, रिस्की सिचुएशन में निर्णय लेता है, उसी को एनएम इंडेक्स का तर्कसंगत निर्णय कहा जाता है, रैशनल निर्णय कहा जाता है। क्योंकि इस एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज के माध्यम से एक उपभोक्ता निर्णय लेता है, उसी को एनएम इंडेक्स कहा गया है और वो इस एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का मेजरमेंट, गणना किस प्रकार से करता है उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे और उसके आधार पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से उपभोक्ता जोखिमपूर्ण और अनिश्चितता, रिस्की और अनसर्टेनिटी जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसमें किस प्रकार से वो निर्णय लेता है। लेकिन उससे पहले हम इससे संबंधित जो मान्यताएं हैं, एसेप्शन है, उन पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मान्यता इसकी दी गई है कि एक व्यक्ति जो कि जोखिम और जो अनिश्चितता की स्थिति, कंडीशन है, उनमें अपनी प्रत्याशित उपयोगिता एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कि को अधिकतम बनाने का प्रयास करता है और उसी के आधार पर वो निर्णय लेता है कि किसी भी कार्य से उसको अपेक्षित उपयोगिता अधिकतम प्राप्त होती है, वही कार्य करता है। अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता के सामने किस प्रकार के जोखिम उत्पन्न होते हैं। जैसा हम देखते हैं कि अगर उपभोक्ता कार चलाता है तो कार से उसको कार दुर्घटना हो सकती है, उससे संबंधित बचने के लिए, उस जोखिम से बचने के लिए वो इंश्योरेंस करवाता है, बीमा करवाता है, स्वास्थ्य बीमा करवाता है। किसी प्रकार का मकान वगैरह, दुकान वगैरह अगर वो खरीदता है तो वहाँ आग लगने की संभावना होती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ उसको जोखिम अथवा अनिश्चितता उत्पन्न होने की संभावना होती है और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता एक विवेकशील, एक रैशनल कंज्यूमर किस प्रकार से निर्णय लेता है उसकी हम चर्चा करेंगे। और वहाँ हम देखते हैं इस एनएम थ्योरी के अंतर्गत कि वो अपनी प्रत्याशित एक्सपेक्टेड उपयोगिता को अधिकतम मैक्सिमम करने का प्रयास करता है। दूसरी मान्यता हम लेते हैं कि उपभोक्ता के चुनाव सकारात्मक है। सकारात्मक का तात्पर्य है कि अगर वो कोई ए संयोग है, ए पुरस्कार को प्राप्त करता है और उस ए पुरस्कार को बी की अपेक्षा वरीयता देता है, अधिमान देता है, प्रेफरेंस देता है और बी पुरस्कार को वो
इनाम को है वो सी की अपेक्षा प्रेफरेंस देता है, तो सकारात्मकता का तात्पर्य है कि निश्चित रूप से वो ए को सी की अपेक्षा, ए ग्रेटर देन सी, अर्थात ए को सी की अपेक्षा अधिक अधिमान देगा, प्रेफरेंस देगा, इसका ये तात्पर्य है। फिर हम देखें कि अगली इसकी असम्पशन है कि जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, मान लो कि एक व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है, जैसे सेल्समैन का कार्य करना चाहता है या कोई भी नई नौकरी करना चाहता है, तो वहाँ उसकी संभावना होती है कि उस कार्य में वो सफल होगा या नहीं होगा। ठीक है, कोई भी जैसे कार ड्राइव कर रहा है तो उसमें दुर्घटना होने की संभावना या नहीं होने की संभावना। अगर स्वास्थ्य बीमा करवा रहा है, स्वास्थ्य संबंधित निर्णय ले रहे हैं, तो वहाँ भी ये संभावना होती है कि वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो संभाविता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो उसका मान क्या होगा, 0 से अधिक होगा, लेकिन 1 से क्या होगा, कम होगा। यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से कम होगी। तो इस प्रकार से ये तीसरी मान्यता है। अगर हम चलें, यदि लॉटरी के टिकट, यानी किसी प्रकार की वो लॉटरी खरीदता है और उसकी टिकट से अगर समान पुरस्कार मिलते हैं, एक जैसे इक्वल उससे इनाम मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति लॉटरी के उन टिकटों को अधिमान देगा, प्रेफरेंस देगा, जिससे जीतने की संभावना, प्रोबेबिलिटी अधिक होगी। यानी जिससे जीतने की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी वह व्यक्ति उसी को चुनाव करेगा। अगली असम्पशन हम देखेंगे, अनिश्चितता और चुनाव की संभावित संयोगों को व्यक्ति पूर्णतः आदेशित कर सकता है, ऑर्डर के रूप में कर सकता है कि इससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, इससे बी से हमें कम बेनिफिट होगा। जैसे उसे किसी नौकरी का चुनाव करना है, उसके पास कई ऑप्शन है, तो वो उसको ऑर्डर के रूप में रख सकता है कि उसको ए को अधिक वरीयता दे, कि बी को उससे कम दे, सी को उससे कम दे। तो इस प्रकार वो उसको ऑर्डर के रूप में कर सकता है। फिर आगे हम बात करें, अनिश्चितता अथवा जोखिम की दशा में व्यक्ति की अपनी कोई यूटिलिटी, उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता नहीं होती है। तो इस प्रकार ये इसकी कुछ असम्पशन है। बड़ा सरल और अच्छा सा सिद्धांत है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको थोड़ी हम सहज तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं, यूटिलिटी थ्योरी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। हम यहाँ देखेंगे कि रिस्क की, जोखिम की स्थिति में किस प्रकार की जोखिम की स्थिति होती है, उस समय जोखिम की स्थिति में उसका व्यवहार उपभोक्ता का किस प्रकार से होता है, और इससे संबंधित जो यूटिलिटी थ्योरी है, उपयोगिता सिद्धांत क्या कहता है, उसकी हम यहाँ थोड़ी हल्की चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि उपभोक्ता जोखिम और अनिश्चितता, रिस्क और अनसर्टेनिटी की जो स्थिति है, कंडीशन है, उसमें अपनी अपेक्षित उपयोगिता, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, को अधिकतम किस प्रकार से करता है। क्योंकि अभी हमने बात की है कि एक उपभोक्ता एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को अधिकतम करना चाहता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को वो अधिकतम किस प्रकार से करता है और किस प्रकार से इस अपेक्षित उपयोगिता का मापन, मेजरमेंट किया जा सकता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जोखिम के प्रति लोगों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती है। कुछ लोग होते हैं जो जोखिम को, रिस्क को के लवर्स, मतलब पसंद करने वाले होते हैं, जोखिम उठाने वाले होते हैं, और कुछ व्यक्ति होते हैं जो जोखिम को टालने वाले होते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं वो तटस्थ होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और वो कंडीशन की स्थिति के आधार पर वो निर्णय लेते हैं। अधिकांश व्यक्ति आमतौर पर कम जोखिम वाली स्थिति, यानी ऐसा परिणाम या ऐसा पुरस्कार जो कम परिवर्तनशीलता के साथ हो, यानी जिसमें जोखिम कम हो, को पसंद करते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो अधिकांश व्यक्ति जोखिम को कम करने की कोशिश करते हैं, या यूं कहें कि वो जोखिम को पसंद नहीं करते हैं, यानी हम यूं कहें कि वो जोखिम से डरने वाले होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जोखिम टालने वाला, रिस्क अवॉइडर और रिस्क अवर्स कहा जाता है। जोखिम टालने वाला कहा जाता है जो जोखिम से बचने का प्रयास करता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो मान लो कि किसी प्रकार का गैम्बलिंग की स्थिति उसके सामने उत्पन्न होती है, तो मान लो कि जैसे उसको 10 रुपये लगाने हैं, कोई जुए में लगाता है, तो यहाँ उस 10 रुपये प्राप्त होने और न होने की संभावना है, लेकिन यहाँ उसको इस बात का डर है कि वो 10 रुपये जीतने की अपेक्षा उसको 10 रुपये हारने की का अधिक डर है, क्योंकि उसको लगता है मैं जीतूं
तो वो तो अलग बात है, लेकिन मैं हार गया तो मुझे इससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो जोखिम को कम करने का प्रयास करते हैं, जोखिम से डरते हैं, वो जोखिम टालने वाले होते हैं, जिनको रिस्क अवर्टर और रिस्क अवर्स कहा जाता है। हालांकि कुछ व्यक्ति हैं जो कि जोखिम को पसंद भी करते हैं, गैम्बलिंग का काम करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, इसलिए उन्हें जोखिम लेने वाला रिस्क सीकर्स या जोखिम प्रेमी रिस्क लवर्स कहा जाता है। परंतु कुछ लोग जोखिम के प्रति उदासीन रहते हैं, उन्हें जोखिम तटस्थ रिस्क न्यूट्रल कहा जाता है। तो अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं 3 प्रकार के व्यक्ति हमारे सामने यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत उन पर चर्चा करेंगे। कुछ व्यक्ति हैं जो जोखिम को टालने वाले होते हैं, जोखिम से डरते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो जोखिम प्रेमी होते हैं, जोखिम लवर्स होते हैं, जो जोखिम को पसंद करते हैं। और कुछ व्यक्ति होते हैं उनके प्रति इनडिफरेंट होते हैं, उदासीन होते हैं, वो जोखिम तटस्थ होते हैं। परंतु यहाँ ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जोखिम के प्रति ये विभिन्न जो प्राथमिकताएं हैं, कुछ जोखिम को पसंद करते हैं, कुछ जोखिम को टालते हैं, कुछ जोखिम के प्रति तटस्थ होते हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है क्या जो मुद्रा है, मनी है, उसकी जो सीमांत उपयोगिता उनकी बढ़ रही है या कम हो रही है या स्थिर रह रही है। अर्थात आय बढ़ने पर कि कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि उसकी जो सीमांत मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो रही है, कुछ मानते हैं इंक्रीज हो रही है, कुछ कांस्टेंट मानते हैं। उनकी हम अलग अलग एक एक की हम व्यक्तिगत चर्चा करेंगे। नीचे देखेंगे कि जोखिम टालने वाला जो रिस्क अवर्स है, उसकी आय में वृद्धि पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जैसे जैसे आय में वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ, लेकिन उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है किसकी, मनी की, वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। जबकि जो जोखिम लेने वाला है, जो जोखिम प्रेमी है, रिस्क लवर्स है, उनकी आय में वृद्धि के साथ उनकी सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी मुद्रा की, वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जबकि जो तटस्थ व्यक्ति होता है, जो मतलब उदासीन होता है, इनडिफरेंट होता है, उसकी उपयोगिता जो मुद्रा की है उसकी कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। तो इन सब की हम अलग अलग चर्चा करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले हम बात करें जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति में जोखिम टालने वाले का चयन, कि किस प्रकार से एक जो रिस्क अवर्टर है वो अंडर कंडीशन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की स्थिति में उसकी चॉइस क्या होती है। हम देखेंगे कि जो जोखिम से डरने वाला व्यक्ति है, जोखिम को नहीं उठाता है, उसकी आय में वृद्धि से जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसलिए इसका जो उपयोगिता वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति अवतल नतोदर कॉनकेव होता है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। यहाँ हम देखते हैं इस डायग्राम के अंतर्गत, तो हम देख रहे हैं कि जो जोखिम को टालने वाला व्यक्ति है उसकी स्थिति में देखें कि अगर उसकी आय 10,000 है, 10,000 मंथली इनकम है उसकी, तो ऐसी स्थिति में उसकी उससे प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी है वो 45 है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यदि उसकी आय बढ़कर 20,000 हो गई तो इसकी मतलब है इसकी यूटिलिटी है वो कितनी हो गई, 65। ठीक है, यहाँ हम देखें तो कितनी की वृद्धि हुई है, 20 की। लेकिन उसकी आय फिर 30,000 हो जाती, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो यूटिलिटी है उसकी आय बढ़ने पर 10,000 में वृद्धि हुई, और ऐसी स्थिति में उसकी जो टोटल यूटिलिटी है 30,000 की वो कितनी हो गई, 75 हो गई, 75 हो गई। तो यहाँ वृद्धि हो रही है 10 की। अर्थात यूँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में वो उस व्यक्ति की जो जोखिम को टालता है, उसको जो उस मुद्रा से होने वाली सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो ऐसा व्यक्ति हम देखेंगे वो किसी प्रकार का गैम्बलिंग का कार्य नहीं करेगा, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलेगा। कारण हम यहाँ देखें कि मान लें अगर वो इसकी आय 20,000 है और वो 10,000 का यहाँ पर मंथ के ये 20,000 रुपये उसकी आय है। ऐसी स्थिति में उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सॉरी उसकी जो कुल उपयोगिता है वो 65 है, 65 है। अगर वो 10,000 का यहाँ किसी प्रकार का गैम्बलिंग करता है तो उसकी वृद्धि होने पर उसकी आय कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। लेकिन यहाँ उसकी यूटिलिटी कितनी होगी, 75।
अर्थात उसकी कुल उपयोगिता में कितने की वृद्धि हुई, 10 की। लेकिन वो अगर गैमलिंग में जुआ हार जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता कितनी हो गई, 45। अर्थात वहाँ उसकी उपयोगिता में कितनी की कमी होगी, 20 की। तो इस प्रकार से एक जोखिम टालने वाला व्यक्ति, जोखिम से डरने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैं किसी प्रकार का गैमलिंग करूं, किसी प्रकार का जुआ खेलूं तो मुझे आय में वृद्धि होने पर इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आय में कमी मेरी हो जाएगी। मैं जुए में हार जाऊंगा तो मेरी उपयोगिता में ज़्यादा कमी होगी। इसे एक अन्य एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि जो जोखिम से बचने वाला व्यक्ति है उसका जो उपयोगिता वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति कॉनकेव होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक सरल एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसकी वर्तमान आय है 20,000 रुपये। कोई भी वो ऐसा काम कर रहा है कि उसकी 20,000 रुपये आय है बिना किसी अनिश्चितता के, फिक्स उसकी आय है, पर मंथ उसको 20,000 रुपये मिलते हैं। अब मान लें कि वो एक सेल्समैन की नौकरी कमीशन पर आधारित है, विचार कर रहा है कि को उस निश्चित जो उसकी नौकरी है उसमें तो 20,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन वो एक नया कार्य सोच रहा है सेल्समैन का, जो कि जोखिम का कारण बनता है। क्यों बनता है? कि उसकी आय निश्चित नहीं है। यानी यदि वह एक सक्सेसफुल सेल्समैन साबित होता है, एक सफल सेल्समैन साबित होता है, तो उसकी आय है वो प्रति माह कितनी हो सकती है, 30,000 रुपये तक हो सकती है। लेकिन वो एक अच्छा सेल्समैन नहीं हुआ तो उसकी आय कितनी हो सकती है, 10,000 हो सकती है। तो कहने का मतलब एक तो यहाँ हम देखें कि पहले वाली नौकरी उसकी तो निश्चित आय है 20,000 रुपये, लेकिन सेल्समैन का काम करता है, अच्छा सेल्समैन वो साबित होता है तो 30,000 रुपये प्रति माह मिल सकता है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो 10,000 रुपये में। और इसकी जो एक नए काम में जो सेल्समैन सफल होने का न होने का दोनों की प्रोबेबिलिटी उसकी 50-50 है। ये 50% संभावना है कि वो एक सक्सेसफुल सेल्समैन बन सकता है और 50% जो प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि वो न भी हो सकता है। तो यहाँ हम देखें कि वैकल्पिक परिणाम की संभावनाओं को देखते हुए दो वैकल्पिक हो गए इसके सामने। एक तो ये वो अच्छा साबित हो सकता है सेल्समैन, और एक ये हो सकता है कि वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ इसकी प्रत्याशित है, एक्सपेक्टेड है, उसकी गणना कर सकते हैं। और इसके आधार पर हम यहाँ देखेंगे कि नए जो जोखिम कार्य है उसकी सेल्समैन की अपेक्षित आय, एक्सपेक्टेड इनकम जो है या एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू है वो क्या प्राप्त होगी। यहाँ हम देखें 0.5 वो तो क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और 10,000 क्या है, अगर वो एक सफल सेल्समैन नहीं होता है तो वो उसकी प्रतिमाह कितनी होगी, 10,000। ये 0.5 प्रोबेबिलिटी होगी, और सफल सक्सेसफुल सेल्समैन बनता है तो कितनी होगी, 30,000। तो इस प्रकार उसकी जो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है, आय है, इनकम है, वो भी कितनी है, 20,000 ही है। जबकि हमने देखा कि निश्चित आय की भी कितनी है, 20,000 ही है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो जोखिमपूर्ण है, जो रिस्की सिचुएशन है, जो अनसर्टनिटी या अनिश्चितता की स्थिति में है, उसका जो निर्णय लिया जाता है वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के माध्यम से लिया जाता है। तो उसकी भी हम गणना करें तो इस एक्सपेक्टेड यूटिलिटी की गणना करने के लिए हम इस डायग्राम के अंतर्गत ये देखेंगे कि दो बिंदु है ए और सी। ए और सी बिंदु कौन से हैं उनकी हम बात करें। ये ए है, वो ये हम देख रहे हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ आय वाला ये बिंदु, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि सी बिंदु कौन सा है, ये आप डायग्राम के अंतर्गत देख पा रहे हैं कि 30,000 रुपये आय वाला, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं AC, और वो AC क्या प्राप्त करती है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का निर्धारण इसके द्वारा हम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं इस डायग्राम के अंतर्गत कि यहाँ हमने इस A और ऊपर C बिंदु है, उस C बिंदु पर हमने एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा खींची है, ये, ठीक है। अब ये जो रेखा है इस पर क्या होगी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का निर्धारण होगा इस पर, ठीक है। अभी हमने देखा कि 20,000 रुपये निश्चित आय होती है, तो ऐसी स्थिति में इस उपयोगिता वक्र के माध्यम से हम देखेंगे तो उसकी जो यूटिलिटी है वो कितनी प्राप्त हो रही है, 65। लेकिन वो अगर इसका सेल्समैन का कार्य करेगा तब इसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है
वो कितनी प्राप्त होगी वो देखते हैं इस 20,000 रुपये, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू देखी है, एक्सपेक्टेड आय देखी है, वो कितनी निकल आ रही है 20,000 रुपये। और ऐसी स्थिति में ये डी, क्योंकि हमने ये AC रेखा खींची है, एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, और इस डी के आधार पर देखेंगे तो यहाँ जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, प्रत्याशित उपयोगिता है, वो कितनी है 60 है, 60 है। जबकि निश्चित आय की स्थिति में वो उपयोगिता कितनी है 65 है, 65 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्थायी जो नौकरी है जिसकी प्रति माह 20,000 रुपये आय है, निश्चित आय है, उसकी तो जो यूटिलिटी है वो 65 है। लेकिन वो सेल्समैन का कार्य करता है, उसकी जो अपेक्षित उपयोगिता वो कितनी है 60 है, 60 है। तो वो कम है। इसलिए उपभोक्ता एक रैशनल जो कंज्यूमर है वो क्या यहाँ जुआ नहीं खेलेगा, गैम्बलिंग का कार्य नहीं करेगा। यहाँ हम देखें कि इसका निर्धारण किस प्रकार से करें। तो हमने यहाँ देखा कि सीधी रेखा खींची थी, यहाँ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का निर्धारण करें, 0.5 संभावना है, ठीक है, 0.5 यहाँ भी संभावना है, दोनों की बराबर है, एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनने की और नहीं बनने की। और ये अगर वो नहीं बनता है तो हमें उसकी आय कितनी मिल रही है 10,000। तो यहाँ 10,000 की यूटिलिटी को देखेंगे तो वो कितनी है 45 है। अभी डायग्राम के अंतर्गत दोबारा आपको दिखाता हूँ। और अगर वो सक्सेसफुल सेल्समैन बनता है तो उसकी आय कितनी होती है 30,000 और उसकी यूटिलिटी कितनी प्राप्त होगी 75। तो इस प्रकार हम देखेंगे, इस डायग्राम के अंतर्गत देखें कि ये 10,000 है, तो 10,000 के अंतर्गत उसकी अगर 10,000 अगर आय बन जाती है, कब, जब वो एक सक्सेसफुल सेल्समैन नहीं बनता है तब उसकी वो यूटिलिटी कितनी होगी 45। और अगर ये वो सक्सेसफुल बनता है तो उसकी आय कितनी हो जाती है 30,000, तब उसकी यूटिलिटी कितनी हो जाती है 75। तो इसके आधार पर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का निर्धारण करें तो कितना होगा 22.5 और 37.5, यानी कितना प्राप्त हुआ 60। और अभी डायग्राम के अंतर्गत हमने देखा जब निश्चित आय थी तब उसकी जो उपयोगिता है 65, और अगर वो सेल्समैन का कार्य कर रहा है तो उसकी प्रत्याशित एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है 60 है, जो कि कम है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे उपयुक्त आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान नौकरी का निश्चित वेतन के साथ जो यूटिलिटी है वो कितनी है 65 है, जबकि कमीशन के आधार पर जो सेल्समैन की अपेक्षित उपयोगिता है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, वो 60 है। जबकि हम देख रहे हैं कि जो अपेक्षित मूल्य है वो भी जो आय कितनी है 20,000, जिसका भी हमने निर्धारण किया है। तो इस प्रकार नए जोखिम भरे काम की अपेक्षित उपयोगिता एक निश्चित आय के साथ वर्तमान नौकरी की उपयोगिता की तुलना से कम है, क्योंकि जोखिम भरे काम की जो अपेक्षित उपयोगिता है वो कितनी थी 60 थी, जबकि एक निश्चित आय की जो वर्तमान नौकरी थी उस पर उसकी यूटिलिटी कितनी है 65 है। तो यहाँ ये क्या है, कम है, इसलिए वो जोखिम वाले, यानी जोखिम वाली जो नौकरी है कौन सी, सेल्समैन के प्रस्ताव को क्या करेगा, अस्वीकार करेगा। कौन, जो जोखिम को टालने वाला व्यक्ति है। लेकिन हम इस डाटा में थोड़ा परिवर्तन करें, थोड़ा संशोधन करें, तो वो क्या करें, यहाँ हम देखें कि सेल्समैन, जो सफल सेल्समैन, एक सक्सेसफुल सेल्समैन की यहाँ हम प्रोबेबिलिटी संभावना देखें, वो यहाँ 90% माने, यहाँ ज़्यादा मान लें। अभी हमने 50% लिया था कि वो एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनेगा, लेकिन यहाँ हम 90% देख रहे हैं। तो यहाँ हम कमीशन के आधार पर जो कार्य करेगा उसकी प्रत्याशित उपयोगिता आप देखें, तो इस प्रकार हम देखें कि 90% यहाँ संभावना है कि वो सक्सेसफुल सेल्समैन होगा, तो 10% क्या संभावना होगी को वो एक सक्सेसफुल सेल्समैन नहीं होगा। तो यहाँ 0.1, तो ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो कितनी आय होगी 10,000 की उपयोगिता हम देखेंगे वो है 45, ठीक है। और आगे हम देखें 0.9, ये अगर वो सक्सेसफुल सेल्समैन होगा तो आय कितनी प्रति माह होगी 30,000 और उसकी यूटिलिटी कितनी है 75। तो इस प्रकार इसका हम गणना करें, कैलकुलेट करें इसको, तो ये तो हो गया 4.5 और इसका मान होगा ये 67.5, तो टोटल ये कितना होगा 72। तो यहाँ हम देखें, और ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि जब उसकी सफल
सेल्समैन, सक्सेसफुल सेल्समैन की संभावना प्रोबेबिलिटी 90% हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रत्याशित एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी हो गई? 72 होगी। जबकि जो निश्चित आय थी उसकी जो उपयोगिता कितनी थी? 65 थी, 20,000 रुपये निश्चित आय की। लेकिन यहाँ जब इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, संभावना बढ़ गई, तो ये जो सेल्समैन का कार्य है उसकी प्रत्याशित उपयोगिता कितनी हो गई? 72 हो गई, अर्थात अधिक है। यहाँ अपेक्षित आय का देखें तो अपेक्षित आय का निर्धारण करें तो यहाँ ये 0.1 10,000, 0.9 30,000 जब एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनता है तो 1,000 ये, और ये कितना होगा? 27,000, और ये यहाँ बनेगा 28,000। इसको थोड़ा सही कर लेना, 28,000। जबकि हमने ये देखा जब 50% सक्सेसफुल सेल्समैन बनने की संभावना थी तब उसकी प्रत्याशित आय कितनी थी? 20,000। लेकिन अब कितनी आ रही है? 28,000। लेकिन इसकी जो प्रत्याशित उपयोगिता है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है? 72 है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे, अभी ऊपर हमने चर्चा की थी जब 50% संभावना थी सेल्समैन सफल होने की, तब उसकी प्रत्याशित उपयोगिता 60 थी, जो कि कम थी, लेकिन यहाँ अधिक है। तो ऐसी स्थिति में जोखिम ठानने वाला व्यक्ति, रिस्क अवर्स जो व्यक्ति है, वो नया कार्य करेगा, और जब प्रत्याशित आय मूल्य तथा प्रत्याशित उपयोगिता का जो मान है, जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का मान अधिक हो, तभी वो इसका विचार कर सकता है। लेकिन ऐसा केवल तभी होगा जब किसी व्यक्ति की संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी एक सफल विक्रेता होने की बहुत अधिक हो है। जैसा कि यहाँ कितनी संभावना है? 90% थी, तो वह एक सफल विक्रेता होने के बारे में अधिक आश्वस्त, कॉन्फिडेंट था। इसलिए हो सकता है कि यहाँ वो क्या जुआ, जो गैम्बलिंग करने का निर्णय ले सकता है। और कब ले सकता है? जब उसकी सफल सेल्समैन होने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है? अधिक हो। तो इस प्रकार अभी हमने जो जोखिम टालने वाले व्यक्ति पर चर्चा की है। इसके बाद जो जोखिम प्रेमी है, जोखिम रिस्क लवर्स है, उस पर जो इसके बाद जोखिम तटस्थ है, और हम देखेंगे कि उपभोक्ता के सामने किस प्रकार के जोखिम आ सकते हैं, किस प्रकार से उन जोखिमों का वो निर्धारण कर पाएगा, और उससे संबंधित वो इंश्योरेंस, उनका बीमा किस प्रकार से किया जा सकता है और कितना बीमा किया जाए, उसकी भी इस वीडियो के अंतर्गत, आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।